हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरीली ऑन इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर क्राइसिस जो है मिडिल ईस्ट में, और उसकी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट है, किस में नेगेटिव इम्पैक्ट है, कौन से कोई स्टॉक है जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ओवरऑल सेगमेंट इम्पैक्ट्स पे। तो जैसे हमको सबको पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी इशू होता है या क्राइसिस होता है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है, मेजर इम्पैक्ट, वो है क्रूड ऑयल में। क्योंकि ऑलरेडी क्रूड बीच में थोड़ा काफ़ी हाई हो गया था, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ प्राइस। सो आई थिंक वंस द क्रूड ऑयल गोज अप तो उसमें जो भी डेरिवेटिव्स है क्रूड ऑयल्स के, तो उसमें एक डेफिनेटली इम्पैक्ट्स होंगे। तो हमारे जितने भी ऑयल कंपनीज़ है, पेंट कंपनीज़, केमिकल, केमिकल, सब में कहीं ना कहीं तो एक इनपुट कॉस्ट वो बढ़ जाएगा, जो एट टाइम्स कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है टू पास ऑन टू द प्रोडक्शन वैल्यू। तो ऑब्वियसली आइदर आपको फिर जो आउटपुट होता है उसके प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ वो आपको एब्जॉर्ब करने होंगे जो आपकी इनपुट कॉस्ट है। तो डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल में कुछ भी इम्पैक्ट होते हैं अभी तो बिकॉज इट्स इजराइल एंड हमास के बीच में, बट अगर ये एक्सटेंड हो जाता है और पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ओपेक का भी अगर इसमें प्रोडक्शन में, ऑयल प्रोडक्शन में इन्होंने कुछ रैम डाउन कर देते या प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इन सेक्टर्स पे डेफिनेटली दिखेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल ऑन दिस सेक्टर जो मैंने अभी बताया, पेंट्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स रिलेटेड स्टॉक्स। तो उसमें थोड़ा एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस क्रूड ऑयल थिंग्स। सेकेंड जो एक चीज़ जो आई थिंक मैंने लास्ट एक वीडियो में भी इजराइल और हमास के बीच जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था कि आफ्टर कोविड इंडिया एंड इजराइल के जो ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ चुका है कंपेयर टू प्रायर कोविड ईयर्स। तो डेफिनेटली अगर ट्रेड बढ़ता है तो एक सीधा वो इसका एक इम्पैक्ट होगा। अगर जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो वो किसी वॉर में है, द कंट्री इज एट वॉर, तो डेफिनेटली वो जो ट्रेड अभी जो चल रहा था उसमें भी इम्पैक्ट्स होंगे। तो अगर वो ट्रेड्स में इम्पैक्ट्स है तो उसमें क्या मेजर हमारे जो इम्पैक्ट्स होंगे वो क्या है, वो ये है कि जो मेरे एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, जैसे मेरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है या मेरे केमिकल्स प्रोडक्ट है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, इनका जो शिपमेंट कॉस्ट होगा वो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा। तो इट विल नॉट बी टेनेबल फॉर, तो जो मेरा मार्जिन होता है का मतलब अगर मैंने एक चीज़ बाहर एक्सपोर्ट किया और उसका जो एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली जो मेरा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली जैसे एक ECGC करके जो एक हमारा नेटवर्क है या जो गवर्नमेंट प्राइवेट द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो नॉर्मली ये सब मैनेज करता है, तो उसका एक चांसेस है कि दे कुड आस्क फॉर हायर प्रीमियम, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक वॉर टोन कंट्री में आप जा रहे हो, यू आर डिलीवरिंग गुड्स, तो उसका एक रिस्क प्रीमियम तो ऑब्वियसली हमें देना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर आप गुड्स ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एक इंश्योरेंस कराना होता है कि इस चीज़ का कितना इंश्योरेंस है, उस हिसाब से जो आपके लॉजिस्टिक पार्टनर्स है वो आपको चार्ज करता है। तो डेफिनेटली इसमें भी वही है कि अगर आप कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या मशीनरी या व्हीकल्स अगर आप इजराइल भेजना चाहते हो और बीच में कुछ इशू है तो दे वुड आस्क फॉर हायर प्रीमियम फॉर द सेम इंश्योरेंस कवरेज। तो उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन स्टॉक्स वगैरह इन सेक्टर्स में तो डेफिनेटली दिखेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल के जिन का स्टॉक्स में जो एक्सपोजर है इजराइल में, तो उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म में वो डिपेंड करता है कि वॉर के आउटकम क्या होंगे या कितने दिन तक ये कंटिन्यू करेगा। सो बट डेफिनेटली एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इसको थोड़ा अपने वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए, उसके बाद ही आप इन सारे सेगमेंट्स पे या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। आई मीन लेट्स हैव द नॉलेज, आप नॉलेज रखिए, बाद में बेस्ड ऑन द मार्केट सिचुएशन एंड एवरीथिंग देन यू इन्वेस्ट, बट एटलीस्ट यू शुड हैव द नॉलेज कि कहाँ पे क्या इम्पैक्ट है।
जो एक थर्ड जो चीज़ निकल के आता है वो है मेरे जो प्रोजेक्ट्स है या जो सर्विसेज है। सो ऑब्वियसली आप देखेंगे तो इज़राइल एक डेवलप कंट्रीज़ है, हाईटेक कंट्रीज़ है, तो उसके काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारी कंपनीज जाके एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ सर्विसेज होते हैं। तो अगर उसमें भी कुछ इम्पैक्ट्स है कि नहीं, जैसे मेरे आईटी कुछ शेयर्स होते हैं, जैसे टीसीएस के आई थिंक कुछ एक्सपोजर्स है, देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो टीसीएस वहाँ पे मैनेज करता है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ तो डिले होंगे या कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट्स होंगे। विप्रो का भी है, टीसीएस, विप्रो एंड सम आईटी कंपनीज है दे हैव एक्सपोजर, तो उसमें आपको इन सारे स्टॉक्स को भी वॉच लिस्ट में रखना है। डेफिनेटली आई थिंक अदानी पोर्ट्स का भी एक एक्सपोजर है इज़राइल में। आई थिंक दे मैनेज हाइफा पोर्ट, एक हाइफा पोर्ट करके है जिसका मैनेजमेंट कंट्रोल मेंटेनेंस मेनली अदानी के पास है। तो कहीं ना कहीं उसके वजह से अदानी शेयर में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकते हैं, बट आई थिंक दे हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि उनका उतना एक्सपोजर नहीं है उनके इनकम पे। तो लेट्स टेक इट एज अ फेस वैल्यू कि हाँ उतना इम्पैक्ट है नहीं, बट यू डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या है डिटेल। तो कंपनी ने अगर क्लैरिफाई किया है तो लेट्स टेक इट एट अ फेस वैल्यू। इसमें जो एक चीज़ जो निकल के आता है, ये तो मैंने डिस्कस किया कि किन किन सेक्टर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस एंड ऑल। इसमें एक चीज़ जो मुझे पॉजिटिव लगा वो ये है कि इज़राइल या डेड सी वाला जो एरिया है उसमें ब्रोमीन प्रोडक्शन बहुत हेवी होता है। तो अगर वो प्रोडक्शन थोड़ा अभी रैम डाउन होता है या थोड़ा म्यूटेड होता है बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड एवरीथिंग क्राइसिस, तो उसमें आई बिलीव एक चांसेस होता है हमारे कुछ कुछ इंडियन कंपनीज को जहाँ पे फ़ायदा होगा। उसमें से एक है जो आर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, ACI, जो बेसिकली ब्रोमीन प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया में आई थिंक रन ऑफ कुछ में जो हमारा ब्रोमीन प्रोडक्शंस होता है ये कंपनी मैनेज करता है, और इसका फंडामेंटल भी अच्छा ही है, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट वगैरह सब सही है। बट आई थिंक इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे ये एक विनर लग रहा है हमें, जो आई थिंक अगर उसमें प्राइसेस अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है ब्रोमीन प्राइसेस के ग्लोबली, तो ऑब्वियसली प्राइसेस विल गो अप। जैसे ऑयल के केस में होता है कि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ इशू होता है, अगर वहाँ पे कुछ ऑयल का कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे ब्रोमीन के साथ भी होगा, अगर के प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अगर इसके प्राइसेस बढ़ जाते तो सीधा जो बेनिफिशियरी है वो हमारे ACI है। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए एंड देखिए मूवमेंट। काफ़ी हालांकि काफ़ी चल चुका है, बट फिर भी डेफिनेटली आप एक बार देख लीजिए प्राइस टू बुक या P रेशियो। आप थॉरली इसको एनालिसिस करके इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म में भी बिकॉज ऑफ दिस इवेंट्स एंड ऑल 1-2 दिन वो चला, फिर वो अल्टीमेटली इट विल गो एज पर फंडामेंटल्स। तो आप थोड़ा वो फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट कीजिए। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, आई एम जस्ट गिविंग के कहाँ पे इम्पैक्ट्स पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो ब्रॉडली ये ओवरऑल जो पिक्चर्स है जहाँ पे जिन सेक्टर्स या कंपनीज पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, और जहाँ वो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट्स होंगे। तो लेट्स प्रे कि ये ज़्यादा कंटिन्यू ना करे, क्राइसिस ज़्यादा लिंगर ना हो, प्रोलॉन्ग ना हो, क्योंकि फिर ये मार्केट उसको कैसे प्राइसिंग, बिकॉज एट दिस मोमेंट वी डू नॉट नो हाउ मच मार्केट हैज़ प्राइस्ड इन दैट क्राइसिस। तो एक दिन का वो थोड़ा जो शॉक वेव था वो आया, फिर आई थिंक आज अच्छा खासा रिकवरी भी हो गया। तो वी डू नॉट नो कि उसका एग्जैक्ट प्राइसिंग कितना है। तो प्रे करते हैं कि ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग ना हो वॉर वगैरह, एंड ऑब्वियसली मार्केट में भी उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड अगेन विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विद न्यू वीडियोज विद लॉट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।